नमस्कार दोस्तों, सॉरी बीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली औषधीय पौधे बिल्व का एक डीप डाइव करने वाले हैं। अगर आप द्रव्यगुण विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। हम इसकी पहचान और नामों से शुरू करेंगे, फिर इसके आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन, इसकी बनावट, गुण, कर्म और हाँ, सबसे ज़रूरी इसके क्लिनिकल उपयोगों तक सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिल्व को इसके अलग अलग नामों से जानते हैं। और ये नाम देखिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें इसके गुणों के बारे में ना काफ़ी कुछ बता देते हैं। ये कुछ ज़रूरी नाम है: बोटैनिकल, फैमिली, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। ये तो मतलब आपकी उंगलियों पर होने ही चाहिए। ये इसकी पहचान की बुनियाद हैं, चाहे एग्ज़ाम हो या फिर आप फील्ड में हो, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब मुझे पता है कि बोटानिकल नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक मिनोमिक। सोचिए, एक ईगल है जो इस पवित्र पेड़ को देखकर मावल्स मतलब आश्चर्यचकित हो रहा है, तो ईगल से एगल और मावल से मामोलॉस, है ना आसान? तो अब जब हम इसके नाम जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्लासिकल आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस पौधे को कैसे रखा गया है। ये समझना ज़रूरी है ताकि हम इसके चिकित्सीय उपयोगों की नींव को समझ सके। इसके जो पर्याय हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। वो हमें इस पौधे की कहानी बताते हैं, जैसे श्रीफल मतलब शुभ फल, और त्रिपत्र तो सब जानते हैं, इसकी 3 पत्तियों की वजह से जो भगवान शिव से जुड़ी हैं। तो ये सिर्फ नाम नहीं, ये इसके गुणों को समझने के सुराग हैं। और ये देखिए, ये कितना शानदार है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने बिल्व को उसके मुख्य चिकित्सीय कर्मों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया था। चरक ने इसे श्रोथर और अर्शोग्न गण में रखा। सुश्रुत और वाग्भट ने भी इसे वरुणदि और अंबष्ठादि जैसे महत्वपूर्ण गणों में शामिल किया। ये क्लासिफिकेशन ही हमें इसकी असली ताकत के बारे में बताता है। ठीक है, तो थियरी तो हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। आखिर आप इस बिल्व के पेड़ को पहचानेंगे कैसे? तो चलिए अब इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यानी इसकी बनावट को ठीक से समझते हैं। तो ये एक मीडियम से बड़े आकार का पेड़ है, लगभग 6 से 8 मीटर ऊंचा। इसकी छाल पर ध्यान दीजिए, वो थोड़ी नरम, कॉर्की और हल्के भूरे रंग की होती है। ये तो हुई इसकी ओवरऑल पहचान, पर जो खास बातें हैं वो आगे देखते हैं। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। इसकी शाखाओं को देखिए, इनमें सीधे नुकीले कांटे होते हैं, करीब 2.5 सेंटीमीटर लंबे। और वहीं दूसरी तरफ हैं इसकी मशहूर त्रिपत्र पत्तियां, जिन्हें भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। एक तरफ सुरक्षा के लिए कांटे, दूसरी तरफ पवित्रता का प्रतीक। कितना सुंदर विरोधाभास है। और फिर आता है इसका फल, बाहर से गोल ग्रे या पीले रंग का, और इसकी छाल बहुत कठोर लकड़ी जैसी होती है। लेकिन इसी कठोर परत के अंदर वो नारंगी रंग का मीठा गूदा होता है, जिसमें कई बीज होते हैं, और इसी गूदे में इसकी औषधीय शक्ति छिपी है। तो हमने ये तो देख लिया कि बिल्व दिखता कैसा है, पर सवाल यह है कि इसकी जो इतनी औषधीय शक्ति है वो आती कहाँ से है? इसका जवाब हमें इसके रस पंचक को समझने से मिलेगा। और यहाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कच्चे फल यानी अपक्व फल के रस पंचक की बात कर रहे हैं। इसका रस है कषाय और तिक्त, गुण है लघु और रूक्ष, वीर्य है उष्ण और विपाक है कटु। यही गुण मिलकर इसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं। अभी से याद रखने में अगर मुश्किल हो तो एक और स्मारक है, बस इस लाइन को याद रखिए। एक कसैला और कड़वा कच्चा फल खाने में हल्का और सूखा लगता है। इसकी गर्म शक्ति पाचन के बाद तीखी हो जाती है। इसे 2-3 बार दोहराएंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। कच्चा फल और पका फल, इनके गुण लगभग उल्टे हैं। कच्चा फल ग्राही है यानी दस्त को रोकता है और दीपन पाचन करता है। वहीं पका हुआ फल मीठा होता है, पचने में भारी होता है और थोड़ा विरेचक का काम कर सकता है। तो ये फर्क समझना क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आयुर्वेदिक कर्म तो साफ हैं, ग्राही, दीपन पाचन, वात कफर। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब मॉडर्न रिसर्च भी यही कह रही है। स्टडीज में इसकी गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज साबित हुई हैं। यहां तक कि इसका मैकेनिज्म भी पता चल रहा है कि ये PI3K/AKT सिग्नलिंग पाथवे के जरिए काम करता है। ये आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है।
तो अब जब हम इसके गुण और कर्म समझ गए हैं तो चलिए इसके सीधे सीधे आमिक प्रयोग यानी कि इसके थेराप्यूटिक यूजेस को देखते हैं। इसका मुख्य उपयोग तो पाचन तंत्र पर ही है। अतिसार, गृहिणी, अर्श, इन सब में ये बहुत कारगर है। लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत काम का है। जैसे प्रमेह में यानी डायबिटीज में इसकी पत्तियों का रस ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। इसकी जड़ वात विकारों और अनिद्रा में नसों को शांत करती है। यहां तक कि बुखार में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक मल्टी सिस्टम ड्रग है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्व इन योगों या फॉर्मुलेशंस में मिलेगा। बिल्वादी गुटिका, दशमूला रिष्ट, जीरे बिल्वादी लेह, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध योग हैं जिनमें बिल्व एक मुख्य घटक है। इन नामों को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो हर प्रैक्टिशनर को बिल्व का इस्तेमाल करते समय पता होनी चाहिए। तो इसके कौन से हिस्से इस्तेमाल होते हैं? जड़, पत्तियां और फल, खासकर कच्चा फल। मात्रा की बात करें तो चूर्ण 2 से 4 ग्राम, पत्ती का रस 10 से 15 मिलीलीटर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए किसी शोधन की आवश्यकता नहीं होती और ग्रंथों में इसकी कोई घातक मात्रा भी नहीं बताई गई है जो इसकी सुरक्षा को दर्शाता है। ये एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल बात है। बाजार में अक्सर बेल के गूदे में कपित्थ यानी कैथ का गूदा मिला दिया जाता है, जिसे हम अपमिश्रण या एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो असली बिल्व के गूदे की पहचान ये है कि उसमें कुछ खास गुहाएं या कैविटीज होती हैं जो कपित्थ में नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जब नेटवर्क फार्माकोलॉजी ये साबित कर रही है कि बिल्व आंत की सूजन में PI3K/AKT पाथवे पर काम करता है, तो हम इस ज्ञान का उपयोग IBD जैसी आधुनिक और क्रॉनिक बीमारियों के इलाज के लिए और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं? ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है। तो ये था बिल्व पर हमारा एक गहन अध्ययन। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा और आयुर्वेदिक द्रव्य गुण पर ऐसे ही और डीप डाइव के लिए सौर्य BMS चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।